हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक ठाक हैं? चलिए लॉकडाउन में घर पे रहें, बाहर न निकले, पूरी सावधानी के साथ रहें और अच्छी से पढ़ाई करें। चलिए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 9, लेक्चर 9 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो 8 में हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें हम लोग पूरा इसका थ्योरी देख चुके हैं। न्यूमेरिकल से हम कुछ बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला न्यूमेरिकल यहाँ दिया गया है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। निम्नलिखित बलों का परिणामी बल निकालें एक्टेड बाय डायग्राम। डायग्राम के अनुसार उसकी क्रियाशीलता को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ 3 क्वेश्चन हम पुट किए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है F1, दूसरा फोर्स काम कर रहा है F2। इसका वैल्यू है K1 by R², K1 upon R²। ध्यान से देखने वाली बात है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया है, उसको ध्यान से आप देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम आ रहा है। यहाँ क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी वैल्यू हो, न्यूटन में दिया गया हो, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दिया गया हो, उससे तो मतलब नहीं है। हमको फोर्स की वैल्यू से मतलब है। यहाँ पर KQ/R², यहाँ पर भी है KQ/R²। दोनों फोर्स दर्शाए गए हैं। आइए, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से इसका परिणामी बल का मान, रिजल्टेंट फोर्स का मान निकालते हैं। तो चलिए हम पहला का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ ये देखिए, जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। याद कीजिए, A² + B² + 2AB cos थीटा। इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सीधे हम यह यूज करेंगे, F यहाँ देखिए 2 R सीधे यूज करेंगे, R = 2A cos θ/2। जब दो फोर्स के वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होंगे इस कंडीशन के लिए। देखिए F1 = F2 = यही फॉर्मूला चेंज हुआ था, 2x × cos θ/2। और इसका वैल्यू दिया गया है KQ/R²। इसके अनुसार देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसका F बराबर हो जाएंगे 2F1 cos θ/2। अब यहाँ थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। यहाँ दिखा सकते हैं थीटा = 60 डिग्री। F1 F2 बराबर कितना? तो मान रखिए 2KQ/R²। cos देना पड़ेगा, थीटा का मान यहाँ कितना है? 60/2। अब ये कट जाएंगे 30 डिग्री और ये 2KQ/R² और ये होगा cos 30 डिग्री। जरा मान रखिए 2KQ/R² cos 30 का मान होता है √3/2 और इसे ही कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, √3 KQ/R²। जब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और इसकी दिशा क्या होगी? दोनों फोर्स बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट इसके बीच से एकदम बीचों बीच से जाएगा। ये एकदम यही हो जाएगा F, यानी इक्वल होने के बाद यह एंगल होगा 30 डिग्री। ये देखिए, जब दोनों फोर्स इक्वल हो तब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 30 डिग्री पहला फोर्स। और इसका मान कितना निकाले हैं? √3
के क्यू अपॉन आर। ये डायग्राम है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया गया है। अच्छा से इसको देखिए, इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे। यहां पर आई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए हम सोल्यूशन पर बात करने जा रहे हैं। यहां थीटा का मान यहां देखिए कितना है, 90 डिग्री है। और F1 बराबर F2 बराबर दोनों इक्वल है। यहां पर भी K P1 Q2 अपॉन ds दोनों इक्वल है। आप बताइए, हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। जब दोनों इक्वल है उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? देखिए हम बता चुके हैं 2x cos थीटा बाई 2। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर 8 में देखिए, इस फॉर्मूला को हम निकाले हैं। जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों फोर्स का परिमाण बराबर हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और ये देखिए यही हो जाता है x। और मान रखिए 2 रहेगा। x का मान कितना होगा? k q1 q2 अपॉन ds। और ये हो जाएगा cos थीटा का मान है 90 बाई 2। जरा सॉल्व कर दें। 2k q1 q2 बाई ds पर, और ये कट के हो जाएंगे 45 डिग्री। और यहाँ आ गया cos 45 डिग्री। इसका वैल्यू बताइए कितना होता है? 2k q1 q2 अपॉन ds पर, यह सही रहेगा। और ये हो जाता है 1 बाई √2। तो √2 से 2 ये कट जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है। 2 अपॉन √2, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। और ये √2 नीचे आ जाएंगे, एक से वो कट जाएगा, ये हो जाता है √2। तो यहाँ से काटिएगा √2 से 2 को √2 टाइम्स में कट जाएंगे, और आपका आंसर हो जाएगा √2 k1 q2 अपॉन ds पर। ये लिख, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। बताइए अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, या फोर्स इस फोर्स के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका, ये देखिए ये इधर काम कर रहा है और ये इधर काम कर रहा है। दोनों इक्वल है। एंगल कितना है? 180 डिग्री। इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये देखिए कि q1 अपॉन q1 q2 अपॉन ds, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों एक रेखा में हैं। इनके बीच में एंगल कितना है? 180। तो ध्यान से देखिए, पहला ये सॉल्यूशन थर्ड पर आइए। हम इन दोनों को बात करते हैं। एक रेखा है, इधर हो गया आपका f1, इधर हो गया आपका f2। दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पर देखिए एंगल हो गया 180। तो दोनों का रिजल्टेंट अगर निकाला जाए, ध्यान से देखिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई भी क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इक्वल है, यानी f1 बराबर f2 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हो जाएगा x। एंगल देखिए कितना हो जाएगा? 180। थीटा हो जाएगा 180। ऐसा भी देखिए, जितना ही खुद उधर काम किया उतना ही खुद उधर काम किया, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। या बाई फॉर्मूला देखिए, इन दोनों का रिजल्ट निकालने, इन दोनों का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो 2x cos थीटा बाई 2।
टू एक्स का मान कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस 180 डिग्री बाई 2, फिर ये कट जाएंगे 90 हो जाएंगे। 2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस 90 का मान 0, देखिए 0 पे नहीं होगा, यानी इन दोनों का परिणाम 0 होगा। सेम उसी तरह F3 F4 को ध्यान से देखिए, दोनों इक्वल फोर्स है, इन दोनों का परिणाम भी 0, यहाँ लिख सकते हैं therefore फैक्टर F1 तथा F2 का रिजल्टेंट क्या हो गया बराबर। सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएंगे F3 बराबर F4 कितना है K1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनके भी एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 180, यानी इसकी अब ऐसे हो गई ऊपर नीचे, यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा 180, इधर हो गया F4 और इधर हो गया F, फिर इसी तरह निकालेंगे तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बोलिए 0 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो therefore फैक्टर F3 तथा F4 का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0। therefore इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। therefore नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल टू क्या है 0। इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। आज नियम से देखिए, किसी पॉइंट पर सेम परिमाण के इक्वल परिमाण के बराबर फोर्स काम करते हो, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है बोलिए 0, ऐसे भी हो जाएगा। इस सवाल को यहाँ से यहाँ करेंगे, यह 0, ये दोनों आपस में 0। एरो डायरेक्शन बता रहा है, इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स की डायरेक्शन नोट कर लीजिए। इसी तरह एक क्वेश्चन बनता है क्लॉक पर, घड़ी पर बनता है, देख लीजिए। एक क्लॉक है, ये देखिए, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पर भी सवाल बन जाते हैं। और कहा जाए कि यहां पर एक ब्लॉक रखा है, यहां पर एक ब्लॉक रखा जाए, इस पर 12 फोर्स काम कर रही है, देखिए इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, ये देखिए फोर्स काम कर रहा है। आउटवर्ड हो या इनवर्ड, ऐसा भी हो सकता है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भी हो सकता है। और कहा जाए ये फोर्स है, यह हो गया F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, इतने फोर्स काम कर रहे हैं और सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम के लिए हम K Q अपॉन R है, तो हम इतना ले लेते हैं, ये मान सबके लिए है K Q अपॉन R स्क्वायर, 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 और ये देखिए K Q अपॉन R स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए K Q अपॉन R स्क्वायर, 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 यानी ये सारे फोर्स आपस में बराबर है।
और सबके बीच का एंगल ध्यान से देखिए 30 डिग्री है जी, ये सब एंगल 30 डिग्री है, सब इक्वल है। अब आपको कहा जाए फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ रॉड। घड़ी के सेंटर पर नेट फोर्स कितना क्रियाशील हो, ये देखिए। तो बहुत सिंपल है, ध्यान देने वाली बात है। ये 1 है और ये 6 है, जितना फोर्स इधर काम किया उतना ही फोर्स इधर काम किया। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर, कैंसिल कर दो। ये देखिए इस फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, इस फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड। एरो पर ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन को बताइए। फिर इसको यह कैंसिल करेगा, इसको यह कैंसिल करेगा, इसको यह कैंसिल करेगा, इसको यह कैंसिल करेगा, इसको यह कैंसिल करेगा। यानी नेट फोर्स क्या हो जाएंगे बोलिए जी। आप सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड समान है तथा उनके बीच का कोण इक्वल है, अतः सेंटर पर नेट फोर्स का मान 0 होगा। नेट फोर्स का मान 0 होगा, यानी इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा बोलिए जी। इस तरह का क्वेश्चन होगा। अब जरा सोचिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम आधा कर दें, हाफ, इस क्वेश्चन को अगर आधा कर दें तब क्या होगा? अब ये क्वेश्चन तब हो जाएगा, उतारिए, यानी इसका तो 0 हो गया। हम इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं, देखिए कैसे। ये देखिए, अब हम इसको हाफ कर दिए। अब क्या होगा? देखिए, अब इसका नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स, ये तो बैलेंस हो गया, ये इधर गया, ये इधर, ये बैलेंस हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने वाला इधर कोई फोर्स नहीं, इसको बैलेंस करने वाला इधर कोई फोर्स नहीं, इसको बैलेंस करने वाला इधर कोई फोर्स नहीं, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं। यानी यहाँ पर नेट फोर्स ऑफ 0 होने वाला नहीं है। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए, आखिर में इधर फोर्स कौन काम करेगा? तो देखने वाली बात यह है, अब हम इसको एक्सिस पर ले लेंगे। ऐसे सवाल को थोड़ा टफ हो जाते हैं। देखिए, नोट कीजिए, हम इसको बात करते हैं। ये सारे फोर्स इक्वल हैं, हम इसको मिटा देते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4 बराबर F5 बराबर F6। इसका मान है Q/R। एंगल देखिए 30 डिग्री। और भाई हम इसको मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेंगे y। ये ऐसे बने। अब इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, एक I के तरफ एक J के तरफ। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, तो दोनों को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होंगे एक इधर होंगे। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होंगे एक इधर होंगे। बोलिए, I J में तोड़ लेंगे।
और उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। जैसे देखिए एंगल मालूम है, ये सारे एंगल कितना है 30 डिग्री। हम F12 पर बात करें, यह F12 है और यह F6 है। ध्यान दीजिए F6 और इधर काम कर रहा है F12 और इधर है F1, इधर है F2, इधर है F3, इधर है F4 और इधर है F5। जरा हम F2 पर बात करें। F2 का दो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस में होगा, एक y एक्सिस में होगा। आइए यहाँ हम बात करते हैं फॉर F1 के लिए दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया Fx, एक हो गया Fy। इसके दो कंपोनेंट हो गया। थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। Fx का मान देखिए, एंगल इधर है, इधर एंगल होता है, उधर कॉस लेते हैं। F1 पर बात करते हैं, F1 पर देखिए पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। F1 पर बात करेंगे, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा x एक्सिस के साथ, इधर हो जाएगा Fx कितना होगा, F1 को लेंगे ही cos 60 डिग्री लिया जाएगा, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है, ये एंगल इधर बन रहा है। दूसरा कंपोनेंट होगा y एक्सिस में, F1 होगा और ये हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा। एक होगा cos, दूसरा होगा sin। अगर हम वेक्टर में बदल दें इसको, F1 बराबर क्या होंगे, वेक्टर F1 को करें वेक्टर Fx प्लस वेक्टर Fy, और ये देखिए I में बदलेंगे, इसकी डायरेक्शन I पर होती है। Fx का मान है F1 cos 60 डिग्री। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। F1 हो गया √3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/2। साइन 60 देखिए, ये 1/2 हो जाएंगे, √3 कैंसिल हो गया। साइन 60 पर बात करें, F1 होगा साइन 60 √3/2 और ये होगा √3/2। ध्यान देने वाली बात है। अगर हम इसको वेक्टर में हम लाए, x एक्सिस में है I लगेगा, इसके साथ I लग जाएगा, F1/2i के प्लस √2F1/2 यह निकल गया F1। सिमिलरली हम F2 पर बात करेंगे, ये देखिए कंपोनेंट बदलते हैं। सिमिलरली फॉर F2, सिमिलरली फॉर F2, ये देखिए अब F2 यहाँ पर है। अब हम ये एंगल लेंगे 30 डिग्री, तो थीटा यहाँ हो गया 30 डिग्री और इसका एक पोर्ट लेंगे Fx और दूसरा लेंगे Fy। ये देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा x एक्सिस में, एक कंपोनेंट x एक्सिस में, तो वह हो जाएगा F2 cos 30 डिग्री और इसका मान निकालेंगे। F2 cos 30 का मान होता है √3/2। जरा सॉल्व कर दें, √3/2 F2। अगर वेक्टर में बदल दें इसको, वेक्टर में बदले, इधर जा रहा डायरेक्शन I लगेगा, √3/2 F2i क्या। सिमिलरली Fy निकालिए, इसका एक कॉम्बो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो F2 ले लेंगे साइन 30 डिग्री और F2 तो रहेगा साइन 30 का मान 1, ये हो जाएगा F2/2। और इसको हम वेक्टर में बदल दें, वेक्टर फॉर्म में y ऊपर जा रहा है तो क्या होंगे F2/2 ये क्या और रिजल्ट में बदले F2 का बात करें, वेक्टर F2 बराबर क्या होंगे Fx प्लस Fy। कंपोनेंट के अनुसार Fx का मान कितना है देखिए यहाँ से √3/2 F2i कैप प्लस हो जाएगा F2/2 j कैप। ये निकल गया F2 का कंपोनेंट। तो सबको इसको तोड़िए, कंपोनेंट में इसको तोड़ दिए। यहाँ पर आइए
या केवल एक दिशा में है आई लग जाएगा, यह केवल एक दिशा में है जे लग जाएगा, यह केवल एक दिशा में है माइनस जे लग जाएगा। सिमिलरली इसको हम तोड़ना चाहें, इसको तोड़ना चाहें तो यहाँ देखिए फिर बनेगा 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हम इसी पर कर सकते हैं एफ को, इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इसके सेम होगा, यह और यह दोनों सेम होंगे, अंतर ये होगा आई दोनों का प्लस, एक का जे प्लस और दूसरा का माइनस, सेम इसी तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, सीधे लिखेंगे फॉर F4 वेक्टर F4 किसके समान होगा, F2 के, F4 F2 के समान होंगे, लेकिन इसका एक कॉम्पोनेंट है x में, दूसरा हो जाएगा y डैश में, यह माइनस हो जाएगा, यानी √3/2 F4 I कैप माइनस केवल हो जाएंगे F4/2 ये कैप, बस यह इसके समान हो जाएगा और यह इसके समान हो जाएगा, केवल जे वाले को माइनस कर देना। देखिए यह निकल गया आपका F4, अगर F5 की बात हो देखिए निकाल देते हैं, F5 नोट करते चलिए, ये सब इक्वल है, बाद में सब बराबर करेंगे। देखिए F1 हटा देते हैं, F5 F1 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा, बोलिए 60 डिग्री, यह एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए कैसे होगा, फॉर F5 इसका 2 हो जाएंगे Fx प्लस Fy डैश, यह किसके बराबर होगा, 1 और 5, 1 के बराबर। ये देखिए तो जहां F1 है वहां 5 करेंगे, I कैप हो जाएगी, केवल यह माइनस हो जाएगा √2F5/2G है, यह निकल गया F5। अब देखिए F6 केवल एक डायरेक्शन में है, इसीलिए हम F6 को केवल क्या करेंगे, F6 को लेंगे ही, ऊपर से नीचे है माइनस आ जाएगा जे के, ये देखिए। और F12 पर बात करें, F12 वेक्टर फॉर्म में केवल ऊपर जा रहा है, इसका कॉम्पोनेंट नहीं होगा, F12 तो लेंगे ही, ऊपर जा रहा है जे का, ये देखिए F12 जे का। सेम उसी तरह F3 की बात करें, केवल एक एक्सिस में जा रहा है, F3 पर बात करें इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा, x एक्सिस में है F3I कैप। हमने सबको क्या कर दिया, आई जे में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, रिजल्ट थोड़ा निकाल देते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि F1 F2 ये सब क्या है, सब इक्वल है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। आइए अब देख लेते हैं, केवल हमको इसी से मतलब है। सीधे लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स F बराबर सब जुड़ जाएगा, F1 F2 F3 F4 F5 F6 और आएगा F12। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबका मान रखिए। F1 का मान देखिए कितना है, और ये जितने फोर्स हैं सब बराबर है, तो सबको हम कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए F1 क्या है, F1/2 I कैप प्लस √2 F1/2 J कैप। यहाँ से F1 का मान हमने रख दिया प्लस, अब F2 का मान देखिए, F2 का मान F2 का मान यहाँ है, देखिए √3/2 F2 I कैप प्लस F2/2 J कैप
F2 का मान हमने रख दिया, F1 का मान रख दिए, F2 का मान रख दिए, F3 का मान देखिए, F3 का मान किधर है, F3 यहां पर देखिए, F3 आई कैप, F4 का मान यहां से √3/2 F4 आई कैप माइनस F4/2 J कैप। F4 का मान यहां से रखा गया, F5 का मान यहां से रखिए, ये देखिए F5/2 आई कैप माइनस √2 F5/2 J कैप। यहां से F5 का मान रखा गया, F6 का मान रखिए माइनस F6 J कैप, F6 का मान रखा गया, और F12 का मान रखिए, F12 का मान यहां से प्लस F12 J कैप, ये सबका मान रख दिया गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सारे फोर्स का परिमाण बराबर है, ये सब बराबर है, F1 F2 F3 सब बराबर है, दिखाया गया था जब ये सब बराबर है, तो सबको आप कॉमन कर लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए यहां पर। अब हम सब कॉमन कर लेते हैं, F1 मान लेते हैं कि सब F1 के बराबर। जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से देखिए I कैप/2, यहां क्या बचेगा देखिए √2/2 J कैप, यहां क्या बचेगा देखिए √3/2 I कैप, यहां क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया, J कैप/2 प्लस ये बाहर निकल गया I कैप, फिर यहां ये बाहर निकल गया √3/2 I कैप, फिर यहां देखिए माइनस F4 बाहर निकल गया, J कैप/2, यहां ये 5 बाहर निकल गया, I कैप/2, अब यहां से 5 बाहर निकल जाएगा, माइनस √2/2 J कैप हो जाएगा, और यहां ये तो बाहर निकल गया माइनस J कैप, और ये बाहर निकल गया प्लस J कैप। क्यों? क्योंकि F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर डॉट 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 ये सब बराबर हैं कि Q/R² के, इसलिए हमने F1 को बराबर कर दिया, बाहर कर दिया, और ये इसके बराबर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ध्यान से, अब ये इससे यह कट रहे, I से I और कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखिए, J यहां पर है, J यहां पर देखिए ध्यान से, √2/2 J, √2/2 या माइनस में और ये प्लस है, अभी से ये भी कट जाएगा, और ध्यान से देखिए कुछ कटने वाला हो, J कैप/2 J कैप/2 भी कट जाएगा इससे, और क्या कटेंगे देखिए, अब कुछ नहीं कटेंगे, तो क्या आएंगे, F का मान यहां से रखिए कि Q/R², इधर आ जाए, ये सब बराबर हैं, यहां दिखाएंगे ये सब बराबर हैं, F1 बराबर F2 डॉट 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 बराबर Q/R², यहां पे रिएक्टेंट फोर्स निकालना है, F बराबर F बराबर, यहां देखिए F नेट बराबर क्या होंगे, इस F1 का मान हम रखेंगे Q/R², और कोष में आइए I/2 R √3/2 I, यहाँ पर I, यहाँ पर I और यहाँ पर I, जितना I है उसको एक साथ कर लीजिए, तो देखिए I/2, फिर यहाँ पर आइए प्लस √3/2 I कैप, यहाँ पर फिर यहाँ पर आइए
प्लस आई कैप, फिर यहाँ आई प्लस √3/2 आई कैप, अब प्लस I/2। ये देखिए कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इतना बच गया। अब ये सब आई है, KQ/R², जोड़ दीजिए सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, I/2 आई हो जाएगा और आई क्या हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। इसको जोड़िए इसके साथ, आइए दोनों आपस में जोड़ेंगे, दुगुना हो जाएंगे, 2√3/2 आई कैप, ये 2 से 2 कट जाएंगे, KQ/R², और ये हो जाएगा 2 + √3 आई कैप। ये देखिए यह निकल गया F नेट। अगर इसका मॉडुलस निकाल दें, ये यूनिट वेक्टर है, समाप्त हो जाएगा और हो जाएगा 2√3, और यहाँ से आएगा KQ/R²। इतना एविडेंस है। इस प्रकार हम रिजल्ट फोर्स दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे मिलने वाला, अभी से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाद में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पुटअप है, आप देख सकते हैं नोट्स में, नोट कीजिए। ऐसे करते हैं जब एक से अधिक फोर्स काम करने लगे और अलग अलग एंगल पर, तब हम उसके कंपोनेंट के रूप में लिखते हैं, एक आई और जे के रूप में लिखते हैं, और सबकी जोड़फल का परिणाम निकाल लेंगे। आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ जोड़ेंगे, आपका रिजल्ट में फोर्स आ जाएगा। नोट किया था सवाल। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर देखिए आई कैप है, एक शख्स होगी। अगर आधा का निकालते इतनी ही मान निकलता, इधर मिल जाता। जैसे इसी सवाल को अगर तोड़ दिया जाए तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, हाफ सर्किल के लिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर देखते हैं एक आता है फिक्स्ड चार्ज, एक आता है फिक्स्ड चार्ज, इसको हम क्यू नोट कहते हैं। इसका सिंबल होता है क्यू नोट। इसमें दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला यह होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, 0। और दूसरा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया E का मान 0, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया Fg का मान 0। यानी हम यह कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है बोलिए, यह पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको क्यू नोट द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, दैट यूनिट positively charged, on which does not produce electric field
does not affect it is not affected by gravitational field called discharge। ये कहता है वह इकाई धन आवेशित आवेश यूनिट पॉजिटिवली चार्ज which does not produce electric field, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस नहीं मान लिया जाता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है और इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रियाशील नहीं होते, इमेजिन कर लिया जाता है और इसी को कहते हैं पोजिटिव चार्ज और इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू नॉट। इसकी आवश्यकता पड़ती है तो यूनिट होता है, यूनिट पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर क्रियाशील नहीं होते हैं, उसी को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। नोट कीजिए इसका हिंदी क्या होगा? वैसा इकाई धन आवेशित चार्ज जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है तथा ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज कहा जाता है। अब यहां पे कर्म आ जाता है, 2-3 टर्म पर बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल कोई भी पार्टिकल्स है उस पर आवेश का वितरण कैसे होता है? एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। यहां पे 2-3 तरह हम लोग को सीखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा क्या होते हैं? एक आ जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, ये हो जाता है C। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका हिंदी होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसका होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ऐसा होता है। यह होता है थीटा। आयतन आवेश घनत्व, ये 3 टर्म है, इसको जानना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन दोनों का बहुत यूज होगा। देखिए तो पहला हम ले लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहता है कोई भी अगर बेलन हो, कोई वस्तु हो, इसमें लंबाई होनी चाहिए। इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? बोलिए यूनिफॉर्म हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? बोलिए यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
इसकी लंबाई अगर L हो, टोटल चार्ज प्लस Q हो, तो कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट length of a body of a conductor is called linear charge density. Linear charge density यानी कहता है किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। और देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ है। लैम्डा बराबर क्या होंगे? टोटल चार्ज कितना मान लिए हैं? प्लस क्यू, और टोटल लंबाई क्या है? एल। भाग देंगे, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। इसका यूनिट हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। ये हो गया। दूसरा आ जाता है एरिया चार्ज डेंसिटी। आइए इस पर बात करते हैं। एरिया चार्ज डेंसिटी पर बात करते हैं। नोट कीजिए, एरिया चार्ज डेंसिटी। अगर हम एक प्लेट ले लें, ये देखिए, इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली बराबर दूरी पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज कीजिए, और ये चार्ज हो गया प्लस, और इसकी एरिया हम निकाल लेते हैं। अगर इसके हम लंबाई की बात करें, ऐसा हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई अगर हम करते हैं एल, चौड़ाई करते हैं बी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी? देखिए ध्यान से, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ गुणेगी लंबाई गुणे चौड़ाई। ए लंबाई हो गया एल इंटू बी, ये एरिया निकल। नेट चार्ज हम मान लेते हैं कितना है? प्लस क्यू। नेट चार्ज बराबर हो गया प्लस क्यू। एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होगा? एरिया चार्ज डेंसिटी बराबर होंगे टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज ले लें बाई टोटल एरिया ले लेंगे। टोटल एरिया यानी आप इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, सिग्मा टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू, पूरा एरिया हो गया ए, और इसका ऐसे यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ डिफाइन करते हैं, ये देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा। द amount of charge present on unit area of a conductor. Unit area of a conductor is called area चार्ज डेंसिटी। क्या करते हैं? एरिया चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यहां से देखिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर
इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। किसी कंडक्टर के प्रति एकांक, किसी कंडक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, किसी कंडक्टर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का परिमाण क्या कहलाता है? एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाता है। जैसे हम एक कंडक्टर मान लिए, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई भी है, एरिया निकल गया लेंथ इंटू विड्थ, एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू। नेट चार्ज क्या है? प्लस Q है। एरिया चार्ज डेंसिटी हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। और यहाँ ये सिग्मा, इसका सिंबल होता है सिग्मा प्लस Q बाई ए। इन्वर्टर कहने हो क्या? टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज हो गए प्लस Q, टोटल एरिया हो गया A। दोनों की यूनिट कर देंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर देखिए एरिया चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। द अमाउंट ऑफ चार्ज परसेंट ऑफ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर लिया गया है, इसका एरिया हो गया L इंटू V। नेट चार्ज पर देख लिया गया, यहाँ पर कितना है? प्लस Q। एरिया चार्ज डेंसिटी हो जाएंगे टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, और ये प्लस Q बाई ए हो जाएंगे, सिग्मा इक्वल टू हो जाएंगे प्लस Q बाई ए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देख लीजिए, तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकल is called volume charge density. Volume charge density. It is denoted by बीटा। जैसे हम कोई भी सिलेंडर ले लें, सपोज कीजिए और इसमें नेट चार्ज हो गया प्लस Q। वॉल्यूम हम मान लेते हैं क्या है? V है। ये हो जाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होंगे? नेट चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, यानी बीटा बराबर नेट चार्ज हो गया प्लस Q, वॉल्यूम हो गया V। इसका जो है कूलम मीटर Q, इसका ऐसा जो है कूलम मीटर। चलिए यहीं पर रोकते हैं। दैट्स ऑल। मस्ती में पढ़िए, हमसे बने रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं।